बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में, क्लास 9 की फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर हम इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज एड्रेस करने जा रहे हैं जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखें, आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा ये टोटल 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसका आज पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। और इस पहले पार्ट के अंदर हम 10 क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। तो याद रखिएगा ये टोटल 40 क्वेश्चन पर मुश्तमिल एक मजमूआ है इस पूरे एज अ होल एक प्रिपरेशन का, जिसके अंदर आज हम 10 क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे बारी बारी। तो ये जब 40 क्वेश्चन 4 पार्ट जब इसकी कंप्लीट हो जाएंगे तो ये तकरीबन उम्मीद है 100% इंशाअल्लाह ताला 90 to 100% इसके अंदर से इंशाअल्लाह ताला जो होगा वो क्वेश्चन जो होंगे वो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो याद रखिएगा आज पहला जो हमारा ये है, इसको एक दफा थोड़ा सा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक नजर में। पहले पार्ट की जो फिजिक्स की क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले देखिए डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। दूसरा डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स। तीसरा व्हाट इज जियोफिजिक्स। नेक्स्ट डिफाइन प्रीफिक्सेस विद एग्जांपल्स। सिक्स्थ व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। डिफाइन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 2 क्वेश्चन बाद में हम लिख लेते हैं, थोड़ी सी जगह कम है। बहरहाल ये 10 क्वेश्चंस को हमने एड्रेस करना है। तो सबसे पहली बात ये देखिए, मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि ये समझाता जाऊंगा, तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। खास तौर पे जो 9th के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने अभी थोड़े दिनों के बाद उन्होंने 9th का पेपर देने हैं, तो हम सबसे पहले बात करने लगे हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। इसको आपने समझना है, आपने क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो जाहिर है बुक से वो आप करेंगे, वो उसको याद करेंगे, लेकिन जो समझने वाली बात है वो भी आपको मैं समझाने लगा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली क्वेश्चन है कि हम पहली क्वेश्चन से स्टार्ट करने लगे हैं, तो हमारे पास है डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स। याद रखिएगा एटम की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ एटम, स्टडी ऑफ एटम, किसी भी एटम की स्टडी। अब एटम के अंदर क्या है याद रखिएगा, एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये ओवल शेप में एटम की जो शेप होती है, तो वो ये हमारे पास इसका जो सेंटर है, यहाँ पे मैंने प्लस का निशान डाला है, ये सेंटर इसका दरअसल न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के गिर्द ये क्या है, ये इसके शेल्स हैं, जिनको आप मदार भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। तो अब याद रखिएगा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। मैं थोड़ा सा उर्दू में लिखने लगा हूं ताकि उर्दू वाले बच्चे भी, उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मदार है, या जिन्हें आप ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, याद रखिएगा। और इन मदार या ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इस पूरे, ये हमारे पास क्या था, मैंने किसकी शेप बनाई, ये डायग्राम बनाई एटम की। तो ये एटम की जो शेप है, इस एटम की स्टडी को हम एटॉमिक फिजिक्स का नाम देते हैं, याद रखिएगा। ये अब हमारे पास बिल्कुल इसकी जो डेफिनेशन है, टू द पॉइंट डेफिनेशन है। व्हाट इज एटॉमिक फिजिक्स? एटॉमिक फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द एटम। एटम के बारे में जो स्टडी होगी एज अ होल। अब एटम्स के अंदर क्या क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके गिर्द एटम की ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद होता है, और जो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो एटम में मौजूद जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो इसकी स्टडी को हम क्या नाम देते हैं जी, एटॉमिक फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स, इसी के साथ। तो अब सिर्फ और सिर्फ एटम में मौजूद जो न्यूक्लियस होगा, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होगा, सेंट्रल पार्ट जो होगा, जिसको आप न्यूक्लियस का नाम देते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की स्टडी को आप न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। फिर फर्दर आप बताते हैं कि न्यूक्लियस में कौन कौन होता है जी, प्रोटॉन भी कहीं पे एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रॉन भी कहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो इसकी स्टडी को आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी कि एटम की स्टडी एटॉमिक फिजिक्स, और एटम में मौजूद जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस की स्टडी को आप क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैंने वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन रिमूव कर दिया क्योंकि हम पढ़ चुके हैं उसे। हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, प्लाज्मा फिजिक्स।
अब ये याद रखिए प्लाज्मा फिजिक्स क्या है, ये एक आयोनिक स्टेट है, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। जब इसके बारे में ये एटम की, याद रखिए मैटर की फोर्थ स्टेट है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो जब इसकी स्टडी को हम डिस्कस करते हैं, या इट्स मीन किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आयोनिक स्टेट, द स्टडी ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स। याद रखिएगा प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो जब, और ये फोर्थ स्टेट कौन किस चीज में एग्जिस्ट करती है, आयोनिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो अब हम बात क्या करने जा रहे हैं, इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, जिसके बारे में हम जो मादे की चौथी हालत है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, वो किस शक्ल में मौजूद होती है, आयोनिक स्टेट में मौजूद होती है। तो उस आयोनिक स्टेट का जो स्टडी होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज जियोफिजिक्स। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले हमने एटम और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात की, उसके बाद हमने किसको एड्रेस किया जी, हमने एड्रेस किया इसको, क्या नाम है, प्लाज्मा फिजिक्स को एड्रेस किया। ये हमारे पास तीसरी ब्रांच है, जिसका तीसरा क्वेश्चन है जिसको हमने नाम दिया जियोफिजिक्स। अब जियोफिजिक्स क्या है, ये स्टडी, ये हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें हम जमीन की अंदरूनी साख्त का मुताला करते हैं, जमीन के अंदर क्या है इसको डिटेल से जब हम डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर जाहिर है बहुत बड़ी ब्रांच है ये, इसके अंदर काफी वसी पैमाने पे स्टडी हुई है। तो हमने तो सिर्फ और सिर्फ इसका टू दी पॉइंट आंसर देना है, और वो आंसर क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें हम जमीन की अंदरूनी साख्त का मुताला करते हैं। अब देखिए जमीन के अंदर हमें नहीं पता, जमीन के ऊपर सरफेस के ऊपर हम मौजूद हैं, लेकिन अंदर की सूरत का अंदाजा हमें नहीं है। तो अब जब इसको हम थॉरली स्टडी करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू ऑब्जर्वेशंस, प्रिकॉशंस, इवन के हाइपोथेसिस के थ्रू जब हम इसको सर्च करते हैं, जब इसको साइंटिस्ट देखते हैं थ्रू प्रॉपर एक वे होता है इसका, तो उसके बाद फिर इनको अंदाजा होता है कि जो जमीन के इंटरनल स्ट्रक्चर है वो है कैसा, वहां पे कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं, कौन कौन सी चीजें वहां पे एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। तो इस एज अ होल एक स्टडी का नाम क्या नाम दिया गया है, इसको जियोफिजिक्स कहा गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को, ये 8वां क्वेश्चन है सीक्वेंस वाइज, लेकिन मेरा जो होगा जाहिर है ये 5th क्वेश्चन है, इसको एड्रेस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस किसे कहते हैं, हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, दोनों के अंदर हमने क्या करना है, दोनों के अंदर हमने डिफरेंस बताना है, डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। पहली बात ये याद रखिए, ये जो डिस्टेंस की बात मैं करने लगा हूं, ये मैंने एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट मैंने ये लिया, ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है। तो डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखें कि द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो नुकात के दरमियान जो भी लंबाई होगी, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि ये और ये पॉइंट है, तो ये मेरे पास एक, दो मेरे पास एक पॉइंट्स आ गए, और इनके दरमियान जो भी ये लेंथ है, चाहे इसको इस तरीके से करें चाहे इसको इस तरीके से करें, तो दो नुकात के दरमियान जो भी मेरे पास लंबाई होगी उसको मैं डिस्टेंस का नाम दूंगा। ये बात याद रखिए आपने। अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मैं एक दफा रिपीट कर दूं, डिस्टेंस क्या है, दो नुकात के दरमियान जो भी लेंथ बनेगी ना, लंबाई बनेगी, उसको आप डिस्टेंस कहते हैं। अब मैंने ये एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल ये भी है और एक ये है, ये 3 ले हैं, ये मेरे पास स्मॉल है, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। ये मैंने यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए मैंने 3 रास्ते यहां पे बताए। एक ये ए रास्ता है, ये थ्रू इस जिगजैग पोजीशन में बी तक पहुंच रहा है। एक ये वाला स्मॉल बी वाला रास्ता है जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, और एक हमारे पास ये रास्ता है। अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सबसे आसान रास्ता और सबसे शॉर्ट रास्ता
जो इन तीनों रास्तों में वो कौन सा है, ये जिगजैग होता हुआ जाएगा, काफी टाइम भी लगेगा, लंबा रास्ता है। ऊपर सी को देखें, ये भी उससे तो कम है, लेकिन ये जो बी वाला है, स्मॉल बी वाला, ये बिल्कुल शॉर्ट वे है और बिल्कुल स्ट्रेट वे है, और ये कम से कम वक्त में जल्द से जल्द पहुंचाने वाला रास्ता है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कम से कम फासला जो दो नुकात के दरमियान एग्जिस्ट करता हो, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो नुकात के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ए और बी के दरमियान कोई भी ऐसी लंबाई, वो जाहिर है एक कोई एक होगी, तो उसको आप क्या नाम देंगे, फासला कहेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दो नुकात के दरमियान कम से कम फासला क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये आज के हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को बारी बारी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये 7th क्वेश्चन। सीक्वेंस में हमारे पास तो ये 7th में आ रहा है, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1, ये मेरा 6ठा क्वेश्चन है। डिफाइन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। बच्चों बात ये याद रखनी है, बात हो रही है सर्कुलर और रोटेटरी के बारे में। सर्कुलर का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो एक सर्कल के अंदर हो, दायरे में। किसी भी जिस्म की दायरे के अंदर जो हरकत होगी एक दायरे में, उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल्स और एनी ऑब्जेक्ट जस्ट इन अ सर्कुलर पाथ, किसी भी दायरे के गिर्द जो हरकत होगी वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी रोटेटरी मोशन के बारे में, तो ये याद रखें, मसलन मेरे पास ये एक कोई स्टिक समझ लें और इसकी गिर्द जो है वो मैंने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रोटेट करवा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूँ, ये मैंने पकड़ा हुआ हाथ में और इसको मैं घुमा रहा हूँ, तो ये घूम रहा है। तो इट्स मीन कि ये वाली जो चीज है ये क्या है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस, ये इसका एक्सिस है जिसके गिर्द कोई चीज घूम रही है। देखिए बात दोनों मुख्तलिफ है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ किसी चीज के साथ जुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल ओपन है और एक सर्कुलर पाथ में कर रही है, तो सर्कुलर मोशन है। लेकिन ये क्या है, किसी अपने मरकज के गिर्द जो है वो बंधी हुई है, तो उसको आप क्या नाम देंगे, एक्सिस। तो किसी भी जिस्म की वो फोर्स जो एक्सिस के गिर्द घूमे, किसी एक्सिस के गिर्द घूमेंगी, उसको आप क्या नाम देंगे, रोटेटरी मोशन का नाम देंगे। सर्कुलर मोशन किसी दायरे के गिर्द जो हरकत होगी वो सर्कुलर मोशन, और वो ऐसी मोशन जो किसी भी जिस्म की ऐसी मोशन जो किसी एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट करेगी, उसको हम क्या नाम देंगे, रोटेटरी मोशन का नाम देंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं आप 7वें सवाल के बारे में, जिसका नाम है प्रीफिक्सेस क्या है और इसकी कोई एग्जांपल बताएं। डिफाइन प्रीफिक्सेस विद एग्जांपल। देखिए हमारे पास बाज़ दफा बहुत बड़ी अमाउंट्स होती हैं और बाज़ दफा हमारे पास बहुत छोटी अमाउंट्स होती हैं, तो इनको हम किसी रिजर्व वर्ड की सूरत में लिख सकते हैं। मसलन ऐसा यूनिट से पहले हम बाज़ दफा ग्राम्स में, बाज़ दफा किलो में, बाज़ दफा मिली में, ये हमारे पास कुछ ऐसे लफ्ज हैं, मसलन ग्राम, किलोग्राम या किलो, उसके बाद मिली। तो ऐसे अल्फाज में जब हम किसी भी वैल्यूज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल मेरे पास ये है कि मैं इसकी एक एग्जांपल देने लगा हूं। एग्जांपल को देखिएगा, हमारे पास मसलन ये है जी 20,000 या 2 लाख, इसको हम डिवाइड करते हैं 1000 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 आ जाएगा। या इसको हम, ये हमारे पास मतलब ग्राम्स हैं, या हमारे पास तो 200 ग्राम्स आ गया। अब ये ग्राम्स में आ जाती है बात। बाज़ दफा हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, मसलन मेरे पास है जी 20 किलोग्राम। अब 20 किलोग्राम, किलो का मतलब क्या होता है, किलो को एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 की पावर 3 में, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 20 × 10 टू द पावर 3 ग्राम्स बन रहे हैं। अब ये मेरे पास क्या बन गया, प्रीफिक्सेस में हमने कन्वर्ट कर लिया, ग्राम्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यूज को ऐसा यूनिट्स के साथ, एक रिजर्व वर्ड इस्तेमाल होता है, किलो है, गीगा है, इसके अलावा मिली है, तो इन अल्फाज में जब हम किसी भी वैल्यूज को एक्सप्रेस कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, प्रीफिक्सेस कहलाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है 8वां सवाल, और वो हमारे पास कौन सा है जी, साइंटिफिक नोटेशन। देखिए इसको उर्दू में हम साइंसी तरकीब भी कहते हैं। साइंसी तरकीब क्या होती है,
कोई भी वैल्यूज हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बहुत बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे बहुत ही छोटी हो, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पावर ऑफ 10 के अंदर, यानी कि 10 की ताकत में हम इसको लिख सकते हैं, या लिखने का जो तरीका होता है ताकि उसको पलटते हुए हमें बड़ी आसानी हो, और उसको हम यानी कि बहुत बड़ी वैल्यूज को हम पावर ऑफ 10 में लिख के उसको थोड़े वक्त में आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इस टर्म को या इस टर्मिनोलॉजी को साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। देखिए मेरे पास वैल्यूज लिखी हुई है 650000000। देखिए बहुत बड़ी वैल्यूज है, अगर इसको यूनिट में तब्दील करें ये 65 करोड़ बनता है। तो अब इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? देखिए याद रखें इसको हम पावर ऑफ 10 में करने जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहली जो शर्त है वो क्या है कि आपने पॉइंट लगाना है। देखिए यहाँ पे कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा आपको, तो अगर किसी वैल्यूज में पॉइंट नहीं होगा, इशारिया नहीं होगा, तो वो यकीनी बात है कहां पे होगा, सबसे एंड पे होगा, पहली बात। तो अब हमने इसको कहां पे लाना है, पहले नॉन डिजिट जीरो के बाद लाना है, यानी कि पहले हिस्से के बाद लाना है, और वो पहला हिस्सा जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको लेके आने लगा हूं, इसको ऐसे लिखने लगा हूं 6.5 फिर 0 0 0 0 0 0 0। अब देखें मैंने पॉइंट यहां पे था, पॉइंट में यहां पे ले आया, जब पॉइंट यहां पे ले आया तो मैंने ये बीच में कितने डिजिट स्किप किए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको मैं 10 की पावर 8 लिख सकता हूं, 10 की पावर 8 बन जाएगा। तो ये जो लास्ट वाले डिजिट्स हैं इसको आप स्किप कर सकते हैं, तो इसको मैं 6.5 into 10 to the power 8 इस अंदाज से लिखने का तरीका साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। इसकी एक एग्जांपल और लेते हैं, मसलन मैं ले रहा हूं कि 0.000 और 23। देखिए अब मैंने ये बहुत छोटी वैल्यू ले ली है, और इसको लिखने का क्या तरीका है, देखिए दो शर्तें बताई थी कि पॉइंट आपने लगाना है पहले हिस्से के बाद, देखिए पहले हिस्से के बाद ही है, लेकिन दूसरी शर्त क्या है, वो पहला हिस्सा नॉन जीरो होना चाहिए। ये तो जीरो है, तो इसको आगे बढ़े फिर जीरो, आगे बढ़े फिर जीरो, आगे बढ़े फिर जीरो, ये डिजिट मिला है नॉन जीरो, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना है हमें। तो अब यहाँ से जब हम यहाँ तक मूव करेंगे तो मैं लिखूंगा 2 और 0.3। तो ये जो मैंने वैल्यू स्किप की है 1 2 3 4, ये मेरी पावर आ जाएगी। जब मैं लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव करूंगा तो मेरे पास जो पावर के साथ साइन आएगा वो मेरे पास नेगेटिव आएगा। तो ये हमारे पास 8 क्वेश्चन हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। स्टूडेंट हमारे पास जो 9वां क्वेश्चन है हमारा आज का, वो है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। तो लीस्ट काउंट बताना है, वर्नियर कैलिपर का भी पूछ सकता है और स्क्रू गेज का भी पूछ सकता है। तो देखिए वर्नियर कैलिपर के लिए ये ऊपर आपको डेफिनेशन नजर आ रही होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्नियर या स्केल ऑफ द मेन स्केल। किसकी बात कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहे हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है और दूसरा मेन स्केल होता है। तो हमें बात क्या करनी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। और नीचे देखें नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, जो नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं उस स्केल के ऊपर, वो मेन स्केल के ऊपर, वर्नियर स्केल के ऊपर वो 10 होती है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 1/10 मिलीमीटर, तो ये 0.1 मिलीमीटर आ जाता है। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, वो कम से कम पैमाइश जो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम मेजर कर सकते हैं। तो वो कितनी है, 0.1 मिलीमीटर तक पैमाइश इसकी मदद से हम कर सकते हैं, कम से कम। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का क्या है, तो याद रखें ये हमने बात करनी है जो स्मॉलेस्ट हमारे पास, या इसको हम ऐसे कहते हैं द पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इसके अंदर सर्कुलर स्केल होता है, इसके अंदर वर्नियर स्केल है, स्क्रू गेज के अंदर सर्कुलर स्केल है। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज वो कितनी होती है, वो यकीनन 1 होती है, और नंबर ऑफ डिवीजन वहां पे कितनी होती है, इसके अंदर 100 होती है। तो ये मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर जब इसकी हम पैमाइश करते हैं लीस्ट काउंट की, और तो वो कितना बनता है 0.01 मिलीमीटर। ये हमारे पास है लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर स्केल का 0.1 मिलीमीटर। और ये हमारे पास किसका ये है
लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का, और वो कितना है 0.01 मिलीमीटर। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन को आपने जरा दोबारा से भी समझना है इसको। वो क्या है जी, एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तारीफ करें। देखें जब हम बात करते हैं ना एक्सेलरेशन की, इसको ए से जाहिर करते हैं हम एक्सेलरेशन को। इसकी डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली, वक्त के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली जो है वो क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। एक्सेलरेशन को यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसको हम ये कहते हैं द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेफिनेटली वक्त के लिहाज से जब भी वेलोसिटी में जो भी तब्दीली आती है उसे आप क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। और इसका जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, और एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में क्या तब्दीली है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वो जाहिर है वो वक्त के लिहाज से आएगी, और वो मतलब इस तरीके से इसको हम फर्स्ट इक्वेशन को भी हम प्रूव कर सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी के साथ जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी में बराबर तब्दीली आ रही है, लेकिन जो वक्त का दौरानिया है, वक्फा है टाइम का, वो भी साथ साथ कंसेक्टिवली क्या हो रहा है, तब्दील हो रहा है। इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अकर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब वेलोसिटी में तब्दीली आ रही हो बराबर, लेकिन वक्त के साथ भी जो तब्दीली उसी हिसाब से आ रही हो, इक्वली आ रही हो, तो इसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, हमने बात की आज 10 सवाल के ऊपर, पार्ट 1 है इसका। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आपने अपनी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको प्रिपेयर करना है। आज पार्ट 1 के अंदर हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 10 क्वेश्चन। ये सीरीज चलेगी 4 पार्ट पर मुश्तमिल है। 40 क्वेश्चंस यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। सो आज हमने जो कर ली वो 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मजीद 10 क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह।